नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय कोंडागांव। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में हम आपके पाठ्यक्रम के सप्तम प्रश्न पत्र मीडिया लेखन एवं अनुवाद के अंतर्गत मीडिया लेखन के टॉपिक रेडियो नाटक का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान में हम यह जान सकेंगे कि रेडियो नाटक क्या है, रेडियो नाटक के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, इसकी संरचना किस प्रकार निर्धारित होती है, साथ ही रेडियो नाटक के उपकरण और उद्देश्य पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। रेडियो नाटक सुनते ही हमारे मस्तिष्क में दो चित्र उभरते हैं। पहला रेडियो या आकाशवाणी का और दूसरा नाटक का। नाटक जिसे साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी भली भांति परिचित होता है। तो प्रश्न उठता है कि ये दोनों शब्द रेडियो और नाटक क्या एक साथ जुड़कर कोई तीसरा अर्थ देते हैं? तो आइए इस प्रश्न का समाधान करते हैं। जिस नाटक का लेखन रेडियो द्वारा प्रसारण हेतु किया जाता है उसे ही रेडियो नाटक कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जिस नाटक का लेखन रेडियो द्वारा प्रसारण हेतु किया जाता है उसे ही रेडियो नाटक कहते हैं। चूँकि यह मात्र श्रव्य है, अर्थात इसे हम केवल सुन ही सकते हैं, अतः इसे श्रव्य नाटक भी कहते हैं। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार जी कहते हैं कि रेडियो नाटक मूलतः अंधेरे का ही नाटक है। अदृश्य अंधकार ही इसका रंगमंच है। दर्शक नाटक को देख नहीं सकता, केवल सुन सकता है। डॉक्टर कुमार के कथन से स्पष्ट है कि रेडियो नाटक एक उच्च कोटि की साहित्यिक विधा है। रेडियो नाटक के द्वारा हम अलग अलग विषयों, व्यक्तियों, घटनाओं, भावों, वातावरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। सच कहा जाए तो रेडियो नाटक आकाशवाणी का एक नया, सर्वथा नवीन और शक्तिशाली प्रसारण है। अब हम रेडियो नाटक की सीमाओं और सुविधा पर चर्चा करते हैं। रेडियो नाटक वास्तव में श्रव्य नाटक ही होता है, जिसे केवल सुना जा सकता है। ये अलग बात है कि नाटक के शब्द ही दृश्यात्मकता का बोध कराते हैं और इसलिए रेडियो नाटक दृश्यात्मक न होते हुए भी नाटक होता है। यह मानसिक बिंब बनाता है। अब ये मानसिक बिंब क्या है? इसका मतलब है हमारे मस्तिष्क पर मानस पटल पर चित्र उभरकर प्रस्तुत होते हैं। इसके श्रव्य होने के कारण ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी, जो अन्य नाटकों में नहीं होती। डॉक्टर मधुकर गंगाधर रेडियो नाटक की सीमा बताते हुए कहते हैं कि इसकी पहली सीमा है कि यह मात्र माइक के भरोसे जीता है। मतलब सिर्फ माइक ही इसको व्यक्तित्व और जीवन देता है। इसकी दूसरी बड़ी सीमा है कि यह मात्र श्रवण को माध्यम बनाता है। मतलब एक सुनने वाले श्रोता को बांधे रखने के लिए इसके पास शब्दों के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं होता। जबकि दृश्य नाटक में बहुत से ऐसे साधन होते हैं जिससे दर्शकों को बांधा रखा जा सके। जबकि दूसरी ओर रेडियो नाटक की बड़ी बड़ी सुविधाएं भी हैं। यह स्थान, काल आदि की सीमाओं में जकड़ा नहीं रहता। मतलब जैसे दृश्य नाटक के लिए स्थान, समय, दिन रात का दृश्य, युद्ध भूमि का दृश्य, नदी पहाड़ का दृश्य आदि की आवश्यकता प्रसंगानुसार होती है, लेकिन रेडियो नाटक में इसकी बाध्यता नहीं होती है। आप कभी भी कहीं से भी इसका प्रसारण कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक दृश्य में रायपुर के गलियों में जाता हुआ दिखाया जा सकता है, तो दूसरे दृश्य में यह स्वर्ग में धर्मराज से संवाद बोलता हुआ प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अपने को प्रभावी बनाने के लिए संगीत आदि का सहारा भी ले सकता है। रेडियो नाटक में
स्मृति, दृश्य, स्वप्न आदि की प्रस्तुति भी संभव है, जिससे यह अपने श्रोताओं को विशाल मनोभूमि पर रसबोध करा सकता है। आइए अब हम रेडियो नाटक की संरचना पर चर्चा करते हैं। वास्तव में रेडियो नाटक एक महत्वपूर्ण सशक्त साहित्यिक विधा है। नाटक के द्वारा कई अलग अलग तरह के विषयों को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, भावों को, परिवेश और वातावरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है कि रेडियो नाटक की संरचना कैसी होती है, इसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, इसके लिखने की तकनीक क्या होनी चाहिए। इन तमाम प्रश्नों के उत्तरों में ही रेडियो नाटक की संरचना के तत्व छिपे हुए हैं। वास्तव में रेडियो नाटक की सफलता उसकी सफल प्रसारण में है, मतलब बात आकर उसके सफल प्रसारण में ही रुक जाती है, क्योंकि रेडियो नाटक को पुस्तक के आकार में या रंगमंच में प्रस्तुत करने की परंपरा नहीं है। इसलिए इसकी संरचना का सवाल भी इसके प्रसारण से जुड़ा हुआ है। रेडियो नाटक की संरचना के आधारभूत तत्वों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर मधुकर गंगाधर इन तत्वों की चर्चा की है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और पहला बिंदु है शीर्षक। रेडियो नाटक के लिए उसके शीर्षक का बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार दुकान में सभी चीज़ों के लिए पैकिंग और लेबल का महत्व होता है और सभी जानते हैं कि अच्छे पैकिंग और लेबल की चीज़ें अधिक बिकती हैं, वैसे ही रेडियो नाटक के लिए शीर्षक का होता है। शीर्षक या हेडिंग में नाटक के सार संक्षेप होने के साथ साथ ऐसा आकर्षण होना चाहिए कि श्रोता सुनकर ही प्रभावित हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि शीर्षक सरल हो, उच्चारण योग्य हो, समझने लायक हो, रोचक और नवीन हो। दूसरा तत्व है प्रारंभ। रेडियो नाटक का प्रारंभ काफ़ी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में ही श्रोता तय कर लेता है कि नाटक सुने या रेडियो सेट बंद कर दे। जैसे आपने भी जब यह वीडियो देखना प्रारंभ किया था, तब आपने प्रारंभ से ही यह निर्णय ले लिया था कि इसे चालू रखना है या बंद करके आगे बढ़ना है। वैसे यह सुविधा आपको क्लासरूम में नहीं मिलती, वहाँ तो लेक्चर को कंप्लीट ही करना पड़ता है। छोड़िए इस बात को, हमारे विषय पर आते हैं। प्रायः होता है कि रेडियो नाटक का प्रारंभ संगीत से होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाटक के श्रोता के लिए वातावरण तैयार हो सके। संगीत और प्रारंभिक संवाद गतिहीन नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसी रफ्तार हो कि वह श्रोताओं को बांध ले अपने साथ। अब आते हैं इसके अगले तत्व विषय पर। रेडियो नाटक के लिए कोई भी विषय चुना जा सकता है। सभी बातें इस पर निर्भर करती है कि लेखक विषय को किस रूप में और किस उद्देश्य से रखना चाहता है। इसलिए इस बारे में नियत परिभाषा तैयार नहीं की जा सकती। मुख्य रूप से जो विषय तैयार किए जाते हैं उनमें सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, रोमांचक और हास्य व्यंग्य के विषय हो सकते हैं। अगला तत्व है दृश्यांतर, अर्थात एक दृश्य से दूसरे दृश्य में बदलाव। रेडियो नाटक में दृश्यांतर के लिए अधिक रुकावट नहीं होता है, किंतु इतना तो ध्यान रखना ही होता है कि एक दृश्य तभी बदला जाए जब वह वातावरण बनाकर अपनी बातें कह चुके। अत्यंत छोटे दृश्यों से नाटक स्थिर नहीं रह पाता और अधिक लंबे दृश्यों के द्वारा नाटक उबाऊ होने लगता है। अतः इस ओर भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम आते हैं रेडियो नाटक के सबसे महत्वपूर्ण तत्व पात्र पर। कहा जा सकता है कि नाटक पात्रों के क्रियाकलाप की ही देन है। इसलिए पात्रों के निर्माण एवं प्रस्तुति के प्रति रेडियो नाटक लेखक को अत्यंत सजग रहना चाहिए। जहाँ तक बन पड़े कम पात्र ही रखा जाए। रंगमंच या स्टेज पर हम पात्रों को देखते हैं, उनके रंग रूप, वेशभूषा को देखकर हम सहज ही उन्हें पहचान लेते हैं। लेकिन
रेडियो द्वारा ऐसा संभव नहीं है। यहाँ सिर्फ आवाज़ ही उनकी इकाई उपस्थिति कराती है। इसलिए ज़्यादा पात्र एक साथ प्रस्तुत न हों तो ही अच्छा रहता है। अगला तत्व है संवाद। संवाद के लिए यह आवश्यक है कि वह संक्षिप्त हो, सरल हो, साफ हो। इनका पालन करने से संवाद महत्वपूर्ण बन सकता है। रेडियो नाटक का पात्र तो सामने नहीं रहता, इसलिए संवाद ही उन्हें जीवंत बना सकता है। मंच पर पात्र कंधे उचकाता है, आंखें नचाता है, हाव भाव प्रकट करता है। रेडियो नाटक में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए संवाद ऐसा होना चाहिए कि पात्रों को पूरी तरह उपस्थित कर सके। संवाद में प्रश्नवाचक, आश्चर्यबोधक, फुसफुसाहट, कराह आदि वास्तविक जैसे हों। रेडियो नाटक में इसकी जरा भी अस्वाभाविकता घातक होती है। संवाद वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। एक पात्र एक कारखाने के भीतर जाता है, वहाँ मशीन चल रही है। आरा मशीन और लेथ मशीन, जिसे खराद मशीन भी कहते हैं, दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है। संवाद द्वारा ऐसी ध्वनि को संज्ञा दी जानी चाहिए। रेडियो नाटक की संरचना का अंतिम आधारभूत तत्व है ध्वनि संगीत। संगीत और ध्वनि का प्रयोग रेडियो नाटक में मानसिकता तैयार करने के लिए होना चाहिए। ध्वनि से मानसिक चित्रमयता लाने की चेष्टा की जानी चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सब बातें नाटक के लिए पूरक रूप में आती हैं। जैसे किसी खूबसूरत महिला के शरीर पर गहने, अतः उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। सीमा से आगे जाने पर हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। डॉक्टर चंद्रप्रकाश मिश्र ने भी रेडियो लेखन के लिए इन बिंदुओं पर बल दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका पहला बिंदु है नाटक का बीज। नाटक के बीज कहीं से भी मिल सकते हैं, अध्ययन से, अनुभव से, समाज से। ये अलग बात है कि ये सब नाटक के बीज दे सकते हैं, पूरा नाटक नहीं। दूसरा बिंदु है स्थापत्य और कथानक। इसके अंतर्गत नाटक को विभिन्न घटनाओं, प्रसंगों और कार्य व्यापारों की चर्चा होती है। यद्यपि स्थापत्य का स्वरूप व्यापक होता है, पर उसका मूल आधार कथानक ही है। तीसरा बिंदु चरित्र है। चरित्र या पात्र जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है दृश्य संयोजन। रेडियो नाटक में दृश्यों की संख्या का कोई बंधन नहीं होता है। एक दृश्य का भी नाटक हो सकता है और 100 दृश्यों का भी। दृश्य छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी, 2-4 संवादों के भी और 40-50 संवादों के भी। दृश्य संयोजन की विशेषता उसकी गतिशीलता में है, अतः नाटककार को प्रसंगों के चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए। पांचवा बिंदु है आरंभ, विकास और अंत। इस पर हम पूर्व में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि जितना महत्व नाटक के प्रारंभ का है, उतना ही महत्व नाटक के अंत का भी। और इस दृष्टि से नाटक का अंत नाटककार से बड़ी सूझबूझ की अपेक्षा रखता है। छठवां बिंदु रेडियो नाटक के उपकरण हैं, जिसमें भाषा, संवाद, नरेशन, ध्वनि प्रभाव, संगीत सम्मिलित हैं। और अंतिम बिंदु रेडियो नाटक का उद्देश्य है। रेडियो नाटक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ मनुष्य के अंतर जीवन को चित्रित करना है। रेडियो नाटक विभिन्न रुचियों के लोग विभिन्न स्थानों पर सुनते हैं, अतः नाटककार को ऐसा विषय लेना चाहिए जो अत्यधिक लोगों के लिए ग्राह्य हो। इस प्रकार रेडियो नाटक के बारे में हमने चर्चा कर यह देखा कि रेडियो नाटक एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने रेडियो नाटक का आशय, उसकी सीमाएं, सुविधाएं, संरचना और तत्व पर विस्तार से चर्चा किया। आशा है यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।